चलो दोस्त, गुड इवनिंग गाइस। और आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 10th वाले जो भी स्टूडेंट हमारे हैं बिहार बोर्ड के, ठीक है ना। तो मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड की बात कर लूँ तो इसमें एक चैप्टर पढ़ना है साइंस का। जो आपको साइंस का चैप्टर आपको पता होगा, ठीक है ना, विज्ञान जिसको कहते हैं। विज्ञान में आपको 3 बुक पढ़ना है, ठीक है ना। विज्ञान में 3 बुक पढ़ना है, जिसमें आपको एक भौतिकी है जिसको फिजिक्स कहते हैं, एक रसायन विज्ञान है जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, एक जीव विज्ञान है जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। शायद ये थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल सी चीज है। तो भौतिकी जो होता है, क्लास 10th का जो भौतिकी है जिसको फिजिक्स कहते हैं, उसका चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत। एक विद्युत चैप्टर है। विद्युत को कहने का मतलब इलेक्ट्रिक। जो आपके घर में जो विद्युत आया है जिसको इलेक्ट्रिक कहते हैं, ये हमारा एक चैप्टर है जिसका हम लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर लेके आए हैं। और इस चैप्टर से कम आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे थे, यानी कि 4 नंबर का। और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कम से कम 6 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 4+6, 4 नंबर इसलिए क्योंकि 2 × 2, क्योंकि 2 नंबर वाला पूछा जाएगा तो 2 नंबर के लिए तो 2 2 4 नंबर, प्लस क्या होगा 6 नंबर, यानी कि 6 ऑब्जेक्टिव × 1, क्योंकि वन वन नंबर एक ऑब्जेक्टिव के लिए। टोटल आपको 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से। चैप्टर नाम है विद्युत, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये क्लास 10th का है, आपको पता ही है। चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर चैनल है, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा जरूर आप, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला इसका आता है क्वेश्चन, नाम क्या है, विद्युत। तो विद्युत है क्या, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए, विद्युत की बात करें तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इकाई समय में प्रवाहित होने वाली मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा का डिफिनीशन 2 है। दोनों डिफिनीशन में से सबसे बढ़िया डिफिनीशन क्या है, यह वाला डिफिनीशन। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप ऊपर वाला जो डिफिनेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा डिफिनेशन नजर आ रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेशों की मात्रा विद्युत धारा कहते हैं। इसका कहने का मतलब समझिए कि कोई चालक है, ठीक है ना, यह कोई चालक पदार्थ है, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो इसके एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में जो प्रवाहित आवेशों की मात्रा होगा, इससे जो आवेश प्रवाहित हो रहा है इस तार से, कुछ तार का क्षेत्रफल होगा, तो इससे जो प्रवाहित आवेशों की मात्रा होगा उसी को हम लोग 1 सेकेंड में, याद रखना, 1 सेकेंड में एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। या उसको छोड़ दो, आप सिंपल छोड़ दो, उतना बड़ा डिफिनेशन क्या जरूरत है याद करने का। सिंपल याद करो, यहाँ पे ये तो विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह की दर को, आवेशों की जो प्रवाह करने की जो दर है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। इसको याद कर। यहाँ पे जो आपको डिफिनेशन यह नजर आ रहा होगा कि आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, एक लाइन में और 2 नंबर क्लियर। और साथ में पूछेगा कि इसका मात्रक क्या है। तो अब आवेश जो धारा जो होता है ना, धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है जिसको हम लोग ए द्वारा दर्शाते हैं, और यह एक अदिश राशि है। और इसका सूत्र जो होता है वो I बराबर Q/T होता है। I जहां पे विद्युत धारा, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। I इक्वल टू जो होता है वो धारा की मान है, धारा। इसको विद्युत धारा कह सकते हैं, आप डायरेक्ट विद्युत धारा लिखते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। Q जहां पे, Q जो है हमारा आवेश है जिसको चार्ज कहते हैं, आवेश है, ठीक है। और T जहां पे समय है, T इक्वल टू समय। तो मैंने कहा आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, I बराबर Q/T। ये आपका विद्युत धारा का सूत्र हो गया। इसका ये सही मात्रक एम्पियर होता है। शायद ये आप समझ गए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए, अगला टॉपिक आपके सामने आता है कि देखिए, जो धारा जो होता है, विद्युत धारा जो होता है, वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है प्रत्यावर्ती धारा, एक होता है दिष्ट धारा। मैं बताऊं आपको, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा का होता है दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा की बात करें, ठीक है ना। तो दिश धारा क्या है, इसमें समय और समय के साथ उसमें धारा में परिवर्तन नहीं होता, उसको दिश धारा कहते हैं। तो वो एग्जाम में नहीं आता। देखो,
सिंपल पूछता क्या है आपको समझिए। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर एग्जाम में खूब पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर बताइए। तो चलिए अंतर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा दोनों बदलता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वह उसका मान और दिशा दोनों बदलता है, समय के साथ दोनों बदल जाता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? वैसा धारा जो समय के साथ मान और दिशा में परिवर्तन होता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। वही कहा, प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलता है। जबकि जबकि बात करें जो दिश धारा है, जो डायरेक्ट करंट है, उसमें क्या होता है? दिश धारा में केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दिश धारा एक ही दिशा में चलता है, उसमें केवल धारा का मान बदलता है, उसमें परिमाण नहीं बदलता, उसकी दिशा नहीं बदलता है, उसका केवल धारा का मान बदलता है। सेकेंड पॉइंट कहता है प्रत्यावर्ती धारा में इसमें आसानी से उत्पन्न की जा सकती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, जो हमारे घर तक आया है, जिससे यह बोर्ड भी चल रहा है, ठीक है ना, जो कैमरा चल रहा है, जो बॉल बढ़ रहा है, आपके घर तक जो पहुंचा है, वह प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग एसी करंट कहते हैं, ठीक है ना, एसी करंट, जिसको अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है, जिसका, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, इस जिसको शॉर्ट में एसी करंट कहते हैं, और यह प्रत्यावर्ती धारा का आराम से उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पन्न करने के लिए जनरेटर लगाइए, जनरेटर से उत्पन्न कर दीजिए। जनरेटर एगो मोटर लगा दीजिए और उसमें इंजन चालू कीजिए, आराम से उत्पन्न हो गया। लेकिन दिश धारा को, जो जो दिश धारा है, डीसी करंट है, जिसको डीसी करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट, उसको उत्पन्न करना बहुत मुश्किल है। उसमें क्या होगा, जो बैटरी है वो दिश धारा होता है, बैटरी को उत्पन्न ऐसा था, बैटरी में सेल चाहिए, बैटरी की पानी चाहिए, उसको चार्ज कीजिए फिर होगा उत्पन्न, यानी कि बहुत कठिन है। देखो, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करना आसानी से उत्पन्न की जा सकती है, जबकि दिश धारा में कठिनाई होती है। दिश धारा को उत्पन्न करना बहुत कठिनाई है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। तो समझिए, जो प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग शॉर्ट में एसी करंट कहते हैं, क्या कहते हैं? एसी करंट कहते हैं। समझिएगा, एसी करंट, यानी कि एसी को आसानी से डीसी में बदल सकते हैं, और डीसी का जो हम लोग दिश धारा कहते हैं, क्या बोलते हैं? दिश धारा, दिश धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दिश धारा में बदला जा सकता है, क्योंकि आप बताओ, जो प्रत्यावर्ती धारा के हो आराम से डीसी में बदल सकते हैं, उसको बैटरी को चार्ज कर देंगे। लेकिन दिश धारा को एसी बदलना, जबकि दिश धारा को एसी बदलने में काफी कठिनाई होती है। देखो, दिश धारा जो बैटरी है, बैटरी का आप एसी में कैसे चेंज कर दीजिएगा? एसी में चेंज करने के लिए आपको इन्वर्टर की आवश्यकता है, विदा इन्वर्टर चाहिए ना भाई, क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट अपने घर में लाइन आए नहीं आ सकता, उसके लिए इन्वर्टर चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए? इन्वर्टर चाहिए, ठीक है ना, इसलिए उत्पन्न करने में उसकी कठिनाई होता है। सिंपल है मेरे दोस्त, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है। बहुत प्यारा सा यह क्वेश्चन था आपके लिए। और यह क्वेश्चन देखो बिहार बोर्ड के 2020-2022 के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, और इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा, जो मेरे नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लो। चलो, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? और यह क्वेश्चन 2015-2022 के एग्जाम में पूछा गया है। जो विद्युत बल्ब होता है, आपने बल्ब देखा होगा कहीं ना कहीं, विद्युत बल्ब, उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? निष्क्रिय मतलब अक्रिय गैस। अब बोलोगे अक्रिय गैस कौन है भाई? तो ये केमिस्ट्री में पढ़ना है, अक्रिय गैस जो रसायन विज्ञान है, जिसमें आर्गन है, हीलियम है, मतलब हीलियम आर्गन में सीक्वेंस वाइज लिखता हूँ, हीलियम, ठीक है ना, आर्गन, नियॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। इसके ऑर्बिटल में होता है एक, इसका 2 होता है, हीलियम आर्गन नियॉन, इसमें 8 होता है, इसमें कितना होता है? 18 होता है। इस प्रकार से होता है, आर्गन का 18 होता है, इस प्रकार से हेक्सॉन, ठीक है, इस प्रकार से आपका सभी का वैल्यू होता है, जिसका स्टेबल होता है। 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा होता है, वो हमारा अक्रिय गैस है। चलिए, बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है समझिए। देखिए, बल्ब का कांच का बना होता है, बल्ब आपने देखा होगा कांच का बना होता है, समझिएगा, कांच का बना होता है, इसके अंदर टंगस्टन का तार लगा होता है। जो बल्ब मैं बनाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है,
बल्ब हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मेरा तो ड्राइंग जन्म करते कितना खतरनाक है। ठीक है, तो बल्ब हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये लग रहा है तरबूजा बन गई। चलो, थोड़ा सा बनने का प्रयास हुआ। देखिए बल्ब है, ठीक है ना, बल्ब में दो तीन वो तार निकला होता है, यहाँ पे एक टंगस्टन का तार लगा हुआ है, इस प्रकार से। हाँ यार, दो में छोंची निकला होता है, सीधा समझ। ये हमारा बल्ब है, ठीक है, ये नाक है कि बल्ब है, समझ सकते हो आप। तो इसमें क्या होता है, ये टंगस्टन का तार लगा होता है, ये जो तरवा है वो टंगस्टन का होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। तो याद रखना, बल्ब जो विद्युत बल्ब है कांच का बना होता है, जिसके अंदर टंगस्टन का तार, जिसको तंतु कहता है, जिसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो तंतु बना होता है या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, टंगस्टन का तार का बना एक फिलामेंट होता है, एक तंतु होता है। ठीक है ना, बल्ब के अंदर हवा निकालकर क्या उसमें अक्रिय गैस, हवा को निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, भर दी जाती है। निष्क्रिय गैस इसलिए वजह क्यों भरी जाती है समझिए, क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में, यदि अगर हवा की उपस्थिति में फिलामेंट में धारा प्रवाहित किया जाए, अगर सपोज इसमें हवा है, अगर इसमें धारा प्रवाहित कर दी जाती है, तो क्या होगा, वह हवा से, ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करके वो भंगुर हो जाएगा, वो चूर चूर हो जाएगा, वो क्या होगा, मतलब गल जाएगा। कोई कहता है कि क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में फिलामेंट में, फिलामेंट से धारा प्रवाहित कराई जाए, तो क्या होगा, क्या हो जाता है, कराई जाए तो गर्म होने की, होने पर क्या होगा, यह क्या करता है, ऑक्सीकृत हो जाएगा, अभिक्रिया कर लेगा, ऑक्सीकृत होकर भंगुर मतलब चूर चूर हो जाएगा, भंगुर तथा चूर चूर हो जाएगा। लेकिन देखिए, निष्क्रिय गैस होने से टंगस्टन के फिलामेंट क्या वाष्पशील नहीं होता है, क्योंकि उसमें जब निष्क्रिय गैस होगा तो उसमें क्या होगा, वह वह बेसिकली अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि वाष्पशील नहीं होगा, एवं क्या होगा, नियंत्रण बल्ब से क्या होगा, प्रकाश उत्सर्जित होते रहेगा, प्रकाश प्राप्त होते रहेगा। मैं फिर से इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूँ, और ये क्वेश्चन 15 और 22 के एग्जाम में पूछा बिहार बोर्ड में। देखिए, बल्ब एक प्रकार का, देखिए अपना से लिखना है, कोई ज्यादा इधर उधर नहीं, समझिएगा चीज को ध्यान से, दिमाग लगा के। बल्ब जो होता है एक शीशा का, यानी कि जो शीशा होता है वो बना होता है, कांच का बना होता है। बल्ब के अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, ठीक है ना, टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। उस बल्ब से हवा निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, क्योंकि अगर हवा रहेगा तो हवा की उपस्थिति में अगर उस फिलामेंट में अगर धारा प्रवाहित की जाएगी, यानी कि करंट प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है ना, जिसको धारा कहते हैं, विद्युत धारा, अगर करंट प्रवाहित किया जाएगा, तो क्या होगा, वह ऑक्सीकृत हो जाएगा, वह अभिक्रिया कर लेगा और गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वजह से क्या होगा, वो चूर चूर हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, गल जाएगा, सीधा समझिए गल जाएगा। यदि अगर निष्क्रिय गैस रहता है, तो निष्क्रिय गैस अगर भरा जाए, तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो क्या होगा मेरे दोस्त, वह लगातार हीट गर्म जो होगा और प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। डिफिनेशन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर की परिभाषा दे। एम्पियर, देखिए एम्पियर बेसिकली क्या है, एम्पियर हमारा, एम्पियर हमारा विद्युत धारा का मात्रक है। जो विद्युत धारा होता है ना, वो विद्युत धारा जो है, ठीक है, उसी का विद्युत धारा का जो एस आई मात्रक है ना, एस आई मात्रक, वो हमारा एम्पियर होता है, जिसको ए द्वारा सूचित करते हैं। और यही एम्पियर का डिफिनेशन पूछा है, एम्पियर है क्या। देखिए, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि एक सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस काट पर उस काट को पार करने में विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। देखिए समझिए, आपने जस्ट अभी बताया था कि किसी तार से 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत धारा, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर आपको पढ़ाया मैंने, क्यू अपॉन टी पढ़ाया, जहां पे आई धारा है और इसका ये से मात्रक एम्पियर। अगर सीधा समझो, अगर आवेशों की, ये क्या है, यह आवेश है, और आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो, यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो, तो हमारा 1 एम्पियर प्राप्त होगा। यानी कि आई बराबर क्या हुआ, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर तभी संभव है जब एक 1 कूलम्ब आवेश के लिए 1 सेकेंड प्रवाहित हो। सीधा समझिए कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से
1 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, उसी को हम लोग एम्पियर 1 एम्पियर कहते हैं या एम्पियर कहते हैं। यानी कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश किसी चालक से प्रवाहित होता है, किसी भी चालक से, किसी भी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश अगर प्रवाहित हुआ, उसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हम सिंपल लिखे तो आई बराबर सूत्र क्या होता है, Q अपॉन टी, जहां पे Q आवेश है। तो अगर आपका वन, अगर टी आई बराबर बात करें, आई बराबर क्या होगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, क्योंकि सीधा कहा 1 एम्पियर तब होगा जब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो। अगर इसको काटेंगे तो 1 एम्पियर प्राप्त होगा, क्योंकि कूलम कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। आई अपॉन क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर तब, आई बराबर 1 एम्पियर कब प्राप्त हुआ, जब 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश क्या है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। विद्युत आवेश क्या है, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है। विद्युत आवेश समझिए, आवेश क्या है, चार्ज क्या है। जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे कि हम इस कलम को इस केस में रगड़े, रगड़ने के बाद आपने बचपन में खूब एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जादू बच्चे को दिखाए होंगे, ठीक है ना, बबली टबली लबली के सबके दिखाए होंगे। तुम्हारे पास जादू हो, देख ले जादुआ हमारा, ऐसे रगड़ लेते थे, कागज के टुकड़ा को ऐसे करके खींचते थे, उड़ जाता था। जादू, अरे भाई जादू कुछ नहीं है, वो आवेश है। ठीक है, क्योंकि जब दो पदार्थ को आपस में रगड़िएगा ना, तो चार्ज हो जाएगा, वो वह आवेशित हो जाएगा और दूसरे वस्तु को खींचने लगेगा अपने तरफ। वही कहता है, जब दो पदार्थों के आपस में रगड़ा जाता है, तो क्या हो जाता है, पदार्थ हल्की सी आवेशित हो जाती है, हल्की हल्की वस्तु को आकर्षित करने लगती है। जब दो पदार्थों के, जैसे एक बाल हो गया, एक कलम है, इसको आपस में रगड़ दिए, रगड़ने के बाद क्या होगा, दोनों तनका तनका चार्ज हो जाएगा, और यह क्या करेगा, दूसरा के खींचने शुरू कर देगा। खींचने तो कागज के टुकड़ा हल्का होता है भाई, ऐसे उठाते कागज के टुकड़ा उड़ जाता है, तो आपको लगता है जादू है, नहीं, यह आवेशित हो गया, चार्ज हो गया। जब दो पदार्थ आपस में रगड़ा जाता है, तो क्या होता है, वस्तु को आकर्षित करने लगता है, आकर्षण मतलब खींचने लगता है, आकर्षित करने लगता है, इसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। मैंने जस्ट अभी बताया, विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है, ये कूलाम्ब होता है, जिसको कूलाम्ब कहते हैं। और कूलाम्ब का एक नियम दिया जाता है, जो आपको क्लास 12 में पढ़ना है, कूलाम्ब का नियम, ठीक है ना। तो कूलाम्ब का नियम, ठीक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। ठीक है, तो कांच के छड़ एवं रेशम एक इसका उदाहरण है। कांच के छड़ अगर हम कांच के छड़ को अगर रगड़ देंगे, तो रेशम के डोरा को खींचना शुरू कर देगा, तो मेरा विद्युत आवेश है। चलो, 6 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव क्या है। इसका एसआई मात्रक लिखे। और विद्युत विभव आपके एग्जाम में 2013, 2022, 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव बहुत समझना इजी है। विद्युत विभव एक एक इकाई धनावेश को, सीधा समझिए, एक इकाई धनावेश को समझिए, यह अनंत है, इनफाइनाइट है, अनंत मतलब इनफाइनाइट। ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है मेरे दोस्त, विद्युत क्षेत्र आपको स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ना है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र क्या है, चलिए, ये विद्युत क्षेत्र है। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश, यानी कि एकांक मतलब एक धनावेश, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज को, मतलब एक धनावेश को मान लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, किया गया जो कार्य है, ठीक है ना, किया गया कार्य, उसी को विद्युत विभव बोलते हैं। समझिए कि विद्युत विभव एक इकाई धनावेश को, एक इकाई धनावेश, देखो यह क्या है, एक इकाई धनावेश, एक इकाई धनावेश को अनंत से, अनंत से एक बिंदु से अनंत के एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। सीधा समझिए कि यहाँ पे अनंत से बात कर रहा है, तो विद्युत विभव क्या है कि अनंत से एकांक धनावेश को, सीधा समझ लीजिए, आपके मतलब कहीं से लाना है आपके घर तक। तो कहीं से लाना है, क्योंकि अनंत की बात करता है तो कोई फिक्स जगह नहीं होता है कि कहाँ से लाना है। तो कहीं से, कहीं समझिए, कहीं से एक कूलम आवेश मतलब एक धनावेश, सीधा समझिए, कहीं से
1 किलो रसगुल्ला आपके घर तक लाने में जो किया गया काम किए हैं ना, किया गया दौड़े हैं, एकदम घूम 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 घूमे आए हैं ना भाई, काम तो किए हैं ना भाई आप। गोड़ पैर दर्द कर रहा है, माँ दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, धूप में अइला, कहीं से अइला, कहाँ से अइला पता नहीं के, क्योंकि अनंत की बात करता है। देखो अनंत की बात करता है, इनफाइनाइट की बात किया, इनफाइनाइट मतलब अनंत। कहीं से कितना को 1 कूलम आवेश, यानी कि क्या, 1 धनावेश, ठीक है ना। इकाई मतलब 1, इकाई मतलब 1 होता है, इसको चीज समझना है। इकाई मतलब एक इकाई, मतलब एक धनावेश, यानी कि आवेश 1 कूलम आवेश की बात करता है। 1 कूलम आवेश, तो 1 कूलम आवेश को कहीं से लाने में अपने घर तक जो कार्य करना पड़े, वही कहता है विद्युत विभव। क्या है, एक इकाई धनावेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य, यहाँ पे एक बिंदु लिख दिया ना, लेकिन विद्युत क्षेत्र तक लिखना चाहिए, बात वही है। एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको हम विद्युत विभव बोलेंगे, और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक कहता है वोल्ट होखेला, और वोल्ट को हम लोग भी द्वारा सूचित करेंगे, ठीक बा ना। और ये क्वेश्चन देखा था नहीं कितना बार पूछ ले बा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई था, विभवांतर का बा। विभवांतर क्या है मेरे दोस्त, विद्युत विभवांतर का, ये इसको कह सकते हैं विद्युत विभवांतर, ठीक है ना, विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर बहुत इजी है। ये क्या कहता है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के, जैसे सीधा समझिए कहीं से, यानी कि आपके एगो घर है, एगो बथान है, तो घरे से बथान तक घरे से बथान तक खाना, एक रोटी, मतलब एक रोटी क्या है, एकांक धनावेश है। एक रोटी, ठीक है ना, रोटी समझिए, एक रोटी और 1 कूलम आवेश, मतलब रोटी को आवेश कर समझ लीजिए, तो सीधा है एकांक धन आवेश। तो क्या करेंगे हम लोग, एक रोटी को अपने घरे से बथान तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, और उसके बीच की दूरी, भाई घर और बथान के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगा ना, वो अंतर, दूरी में जो अंतर है, भाई आपके घर और बीच की दूरी कितना है, उसके बीच में अंतर कितना, कहता ना आपके घर से बथानवा में अंतर कितना होगा, कहता है कि ज्यादा ना होगा, 10 डेंग होगा, 20 डेंग होगा, चाहे पड़ जाएगा 500 मीटर, चाहे 100 मीटर, पता है ना लोग। तो ये कहता है कि आपके घरे से बथान तक एगो रोटी को ले जाने में जो किया गया कार्य हुआ, और उसके बीच के जो अंतर है, अंतर मतलब क्या समझ रहे हैं, डिफरेंस, अंतर जो हुआ, उसी को हम लोग विद्युत विभवांतर बोलते हैं। अब इसको अपने भाषा में बोलते हैं कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश, यानी कि प्लस 1 कूलम चार्ज, प्लस इसलिए क्योंकि धनावेश की बात करता है, 1 कूलम आवेश, ठीक है ना, यानी कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहां से लेकर यहां तक लाना है। इसके बीच का जो दूरी, अंतर जो है ना, अंतर, इसके बीच के कुछ ना कुछ दूरी है, इसके बीच के दोनों बिंदुओं के बीच के, क्या कहता है, बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। और विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक भी हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। समझ गए ना भैया। चलो, विद्युत परिपथ क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ सिंपल है, जिस पथ पर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करता है, जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करता है, हमारे घर पर कैसे आया, तार के माध्यम से आया, वो विद्युत परिपथ है। हमारा ये चल कैसे रहा है, ये तार के माध्यम से चलाई थी, मतलब हर एक चीज किसी न किसी माध्यम से धारा प्रवाहित करता है। तो ये कहा, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, क्या कहा, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपको ये चीज करना बहुत जरूरी है। नहीं कीजिएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, ठीक है ना। अगला है, विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। विद्युत धारा की प्रबलता भी बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन है कि किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने में, समझिएगा, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की परिणाम है। मैंने फिर से समझाऊं आपको, क्वेश्चन कहा कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने में, यानी कि किसी भी चालक को, मान ली कोई चालक है, ठीक है, किसी चालक को किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने में, इसको पार करने में, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली
विद्युत धारा, इसको पार करने वाली जो विद्युत धारा है, आई जो विद्युत धारा है कि प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेशों के परिणाम है, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी हो जाएगा। और सीधा समझिए, आपसे सीधा पूछा कि विद्युत धारा की प्रबलता क्या है, तो क्यू बराबर क्या होगा, आई टी हो जाएगा। यानी कि जो विद्युत धारा जो प्रवाहित हुआ, प्रवाहित होने में जो समय लगा उसके गुणनफल को, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने में, विद्युत धारा प्रवाहित यानी कि जो आवेश जो होता है आवेश, तो विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश यानी कि विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। वही कहा कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा कि प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेशों का परिणाम होता है। तो यह Q बराबर क्या होता है, आई टी, जहां पे Q आई क्या है, विद्युत धारा, Q आवेश है, T समय है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। 10 नंबर क्वेश्चन का है, ए मीटर किसे कहते हैं, ए मीटर क्या है। देखिए ए मीटर एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस, यंत्र कह सकते हैं। जैसे देखिए थर्मामीटर क्या है, तो थर्मामीटर लगा के बुखार जांच हो रहा है, लगा के थर्मामीटर, समझ में वाला, लगा के थर्मामीटर, थर्मामीटर का एक डिवाइस है, एक यंत्र है, जिससे हम बुखार के जांच कर सकत बानी। फीवर होल बा, बुखार भेल बा, जांच कर ले, ठीक बा। वही प्रकार के, हाँ ये देखिए, ये एम्पियर एमीटर क्या कहता है, तो एमीटर एक यंत्र द्वारा, यानी कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के धारा को, क्या, धारा मापी जाती है, यानी कि धारा जो होता है ना, धारा, धारा विद्युत धारा जिसको कहते हैं, विद्युत, विद्युत धारा, जो घर जो होता है ना, घर वाला विद्युत धारा उसको मापते हैं ना, उसको एमीटर कहते हैं। तो विद्युत धारा को मापने, यानी कि मापने के यंत्र को एमीटर कहते हैं, ठीक है ना। इस एमीटर कहा जाता है, सीधा कहा गया है, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहा जाता, ठीक है ना। यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम इस प्रकार से, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या, ऑलरेडी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आएगा ये, ठीक है। ए और बी के बीच धारा, अगर हम ए और बी हमारा ही मान लेते हैं, और यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है, ये R4 है। ये बेसिकली श्रेणी क्रम होता है। इसको और प्यार से मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी समझ में नहीं आएगा। तो जिस यंत्र द्वारा विद्युत धारा यानी कि किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग की जाती है उसको हम एमीटर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्त, आज का लेक्चर मैं यहीं पे रखता हूँ। इसमें और अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, उस लेक्चर को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा नहीं होना चाहिए, फिर आपको मजा नहीं आएगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, बहुत मजा आएगा। इसमें और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसका पार्ट 2 आएगा, विद्युत जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 सब्जेक्टिव का आएगा, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर हो सके कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो और लेक्चर आ चुका हो, उसका प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ नोट्स के लिए नीचे एक नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।